आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। सबसे सटीक और भरोसेमंद खबरों के लिए देश ने एक बार फिर न्यूज 18 इंडिया पर भरोसा जताया। आज तक और इंडिया टीवी को पछाड़कर न्यूज 18 इंडिया लगातार देश का नंबर 1 चैनल बना हुआ है। हम पर भरोसा जताने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की 7वीं गवर्निंग काउंसिल की आज बैठक होगी। राष्ट्रपति भवन के कल्चरल सेंटर में सुबह 9:30 बजे ये बैठक शुरू होगी। बैठक में कृषि, शिक्षा और अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। बैठक में राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और नीति आयोग के अध्यक्ष और सदस्य हिस्सा लेंगे। इस बैठक में राज्यों और केंद्र के बीच बेहतर तालमेल बनाने की दिशा पर चर्चा की जाएगी। वहीं तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने नीति आयोग की बैठक में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया है। के चंद्रशेखर राव ने विरोध के तौर पर नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होने का फैसला किया। बैठक में शामिल नहीं होने पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने केसीआर पर हमला बोला। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो अपनी राजनीतिक सोच इससे उजागर करते हैं कि विकास के कामों में, देश को प्रगति की ओर लेके जाने के कामों में भी उनको कोई रुचि नहीं रही। वो समझते हैं कि वो बहुत बड़े हो गए और शायद इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम में भी उनको अब आने में कोई दिलचस्पी नहीं रही है। केसीआर जी को एक बात और याद रखनी चाहिए, चाहे देश के प्रधानमंत्री हों या किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, वो जनता के ऊपर नहीं होता है। नीति आयोग की बैठक में अहम मुद्दों पर नीतिगत फैसले लिए जाते हैं और इसमें सम्मिलित ना होकर चंद्रशेखर राव जी ने ये दिखा दिया है कि उनको तेलंगाना की जनता की कोई चिंता नहीं है। चीन किस तरह युद्ध भड़काना चाहता है ये तो पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन ताइवान की तैयारी क्या है, इस पर आज हमने बहुत विस्तार से एक रिपोर्ट तैयार की है। देखिए। ये तस्वीर चीन और ताइवान के बीच के संभावित युद्ध का ट्रिगर पॉइंट हो सकती है। जब चीन की ड्रैगन आर्मी ताइवान को निगल जाने के लिए जबरदस्त तैयारी कर रही है, उस वक्त ताइवान के अंदर आखिर क्या हो रहा है? चीन के संभावित हमले को लेकर ताइवान की तैयारी आखिर क्या है? चेतावनी देने के लिए ताइवान पर चीन ने कौन से प्रतिबंध लगाए हैं? क्या चीन का मुकाबला ताइवान कर सकेगा? और ताइवान में शेयर मार्केट का गिरना क्या युद्ध का संकेत है? सब आपको बताने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले देखिए ये तस्वीर। ये ताइवान की जबरदस्त तैयारी की तस्वीरें हैं। ये विमान नेटो और अमेरिका ने ताइवान को सौंपे हैं, लेकिन इन पर अपनी जान दांव पर लगाते हैं ताइवान के लड़ाके, जो चीन को चुनौती देते हैं। ये हैं ताइवान की मिलिट्री के सुपर कमांडो, जो चीन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। ताइवान की मिलिट्री हर वक्त चीन के साथ युद्ध के लिए तैयार है। चीन का सामना करने के लिए ताइवान भी मिलिट्री ड्रिल कर रहा है। ताइवान ने जो सैन्य अभ्यास किया है उसे वो हान कुन मिलिट्री ड्रिल कहता है। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए। ये ताइवान के जहाज हैं जो समंदर में एक प्रकार की गैस छोड़ते हैं। इस गैस से बादल और धुएं का गुबार उठता है। इसकी वजह से चीन के इंफ्रा डिटेक्टर बेकार हो जाते हैं और वो चीन की फौजों को अलर्ट नहीं भेज पाते हैं। देखिए इन तस्वीरों को। सिर्फ यही नहीं,
ताइवान की कोस्ट गार्ड ने समंदर के अंदर डायनामाइट लगाकर भी ब्लास्ट करवाए। इस तरह समंदर में धुएं के बादल उड़ाने का मकसद चीन की फौज को चकमा देना है और मूवमेंट को सिग्नल देने वाले चीन के हथियारों को बेकार करना है। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में नुपुर शर्मा का समर्थन करने पर एक लड़की की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया है। इस मामले में 6 आरोपियों को पकड़ा गया है। इनमें से 2 लोगों को कोर्ट में पेश किया गया, जिन्हें कोर्ट ने 10 अगस्त तक की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। वहीं 3 आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा, जबकि चौथा आरोपी नाबालिग है। अहमदनगर में रहने वाले प्रतीक पवार ने नुपुर शर्मा का समर्थन करने वाला एक पोस्ट लगा रखा था। प्रतीक ने साथ ही उमेश कोल्हे और कन्हैया लाल का भी समर्थन किया था। बताया जा रहा है कि इसके चलते उन्हें कई दिनों से धमकियां भी दी जा रही थी। CR नंबर 549/22 के तहत IPC 307 और बाकी सेक्शंस के तहत एक गुनाह दाखिल किया गया है, जिसमें ये स्टेटस रखना की वजह है। तो पुलिस इसमें अभी तक 4 आरोपियों को अरेस्ट भी किया है और वी आर इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में भ्रष्टाचार की जांच करने गए अधिकारियों के सामने ही 2 पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसके बाद दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कई लोग एक दूसरे पर कुर्सियों से हमले करते दिखाई दिए। शुरुआत में हुई मामूली कहासुनी कुछ ही देर में इतनी बढ़ गई कि वहां दोनों पक्ष एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। भ्रष्टाचार के आरोप की जांच करने पहुंचे अधिकारियों के सामने ही लोग एक दूसरे पर कुर्सी और लात घूंसों से हमले करते दिखाई दिए। बताया गया कि पूर्व प्रधान पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने के लिए एक जिला स्तरीय अधिकारियों की टीम वहां पहुंची थी। इसी दौरान पूर्व प्रधान और शिकायतकर्ता के पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसके बाद दोनों पक्षों में जमकर कुर्सियां चली। वहीं हालात खराब होते देख जांच करने पहुंचे अधिकारियों ने भागकर अपनी जान बचाई। इस घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और उनकी तलाश कर रही है। ये पूरी घटना गोरखपुर के खजरी थाना क्षेत्र की बताई गई। ताइवान के अखबारों और वहां के न्यूज चैनलों पर जंग का पूरा माहौल बना हुआ है। ताइवान अपनी सिक्योरिटी से समझौता करने को तैयार नहीं है। उसने 20 युद्धपोत और 75 लड़ाकू विमान जंग में उतार दिए। अब ये तस्वीर देखिए, ताइवान के फाइटर जेट कैसे आसमान से समंदर में ब्लास्ट कर रहे हैं। ताइवान की नेवी और एयरफोर्स अपनी पूरी जान लगाकर चाइनीज ड्रैगन को मुंह तोड़ जवाब देने की कोशिश में लगे हुए हैं। अगर कोई ये समझने की भूल कर रहा है कि ताइवान एक बहुत छोटा सा देश है और उसके पास वो ताकत नहीं है कि चीन का सामना कर सके, तो ये बात पूरी तरह से गलत हो सकती है, क्योंकि ताइवान के पास अमेरिका के दिए हुए अत्याधुनिक हथियार मौजूद है। ये ताइवान की एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल है, जो ताइवान के चेगांग क्लास फ्रिगेट युद्धपोत से लॉन्च की गई। ताइवान कोस्ट गार्ड ने इन मिसाइलों का इस्तेमाल करके अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी दुनिया को दिखाई है। कैप्टन शू वेन ने इस अभ्यास में अहम भूमिका निभाई। कैप्टन शू वेन ने चीन को चेतावनी दी है कि अगर चीन का कोई भी युद्धपोत हमारी सीमा के अंदर दाखिल हुआ तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ताइवान की प्रेसिडेंट ने 1-2 नहीं, पूरे 20 युद्धपोत ताइवान की सुरक्षा के लिए मिलिट्री ड्रिल में शामिल किए हैं। ताइवान के पास पूरा मैरीटाइम सर्विलांसिंग सिस्टम है, जो सदैव ताइवान को चीन की नेवी के मूवमेंट की जानकारी देता है। ताइवान ने अपने 70 लड़ाकू विमान इस युद्धाभ्यास में उतार दिए हैं। ताइवान के पास 70 सी हेलीकॉप्टर हैं और ये समंदर के अंदर नेवी के मूवमेंट में मदद करते हैं। युद्ध में सबसे बड़ा खतरा ताइवान को चीन की सबमरीन यानी पनडुब्बी से है। इसका मुकाबला करने के लिए ही ताइवान के पास एंटी सबमरीन फाइटर जेट है। ताइवान के पास चीन का मुकाबला करने के लिए लड़ाकू विमानों का एक बड़ा बेड़ा है, यानी ताइवान की ताकत को तौलना भी चीन के लिए इतना आसान नहीं होगा। ताइवान के टीवी न्यूज चैनलों पर भी इस वक्त युद्ध और ताइवान की तैयारियों की तस्वीरें दिखाई जा रही हैं।
ताइवान एक द्वीप है, इसलिए यहाँ पर समुद्री तटों की सुरक्षा करना सबसे ज्यादा अहम है। इसलिए ताइवान ने तटों की सुरक्षा के लिए भी जबरदस्त युद्ध अभ्यास किया। ये ताइवान का ताइपे समुद्र तट है और यहाँ सैन्य अभ्यास इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये जगह ताइवान में बहुत अहम सामरिक लोकेशन है। यहाँ धमाके करके तटीय युद्ध की प्रैक्टिस ताइवान के जवानों ने की है। अगर दोनों तरफ से फायर होंगे तो कैसे ताइवान की फौज मोर्चा संभालेगी, ये भी देखिए। जगदीप धनखड़ देश के 14वें उपराष्ट्रपति होंगे। शनिवार को उपराष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनाव में उन्होंने विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को हरा दिया। जगदीप धनखड़ ने मार्गरेट अल्वा को 346 वोटों से हराया। चुनाव में कुल 725 सदस्यों ने वोट किया। इनमें से धनखड़ को 528 वोट मिले, जबकि विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को 182 वोट मिले। 15 वोट अमान्य कर दिए गए। जगदीप धनखड़ 11 अगस्त को उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को खत्म हो रहा है। इधर प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में धनखड़ से मुलाकात कर उन्हें जीत की बधाई दी। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी धनखड़ से मिलकर उन्हें जीत की बधाई दी है। बिहार के नवादा से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें कुछ लोग एक लड़के को बिजली के खंभे में बांधकर उसकी पिटाई करने की कोशिश करते दिखाई दिए। लेकिन इससे पहले कि वो अपने मंसूबों में कामयाब हो पाते, पुलिस ने लड़के को छुड़ा लिया। सामने आए वीडियो में वो लड़का बिजली के खंभे में बंधा दिखाई दिया, जबकि उसके आसपास लोगों की भारी भीड़ नजर आई, जिनमें से कुछ लोग लड़के के बाल खींचते दिखाई दिए। बताया गया कि वहीं पास की एक दुकान पर लड़के ने चोरी की थी, जिसके बाद लोगों ने उसे पकड़कर खंभे से बांधा था। हालांकि लोग इससे पहले कि उसकी पिटाई कर पाते, किसी ने मामले की जानकारी पुलिस को दे दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे छुड़ा लिया और फिर उसे अपने साथ लेकर चली गई। ताइवान के लोग अपनी जमीन और आसमान के एक एक इंच की सुरक्षा के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। क्या चल रहा है ताइवान के अंदर, देखिए रिपोर्ट। बख्तरबंद गाड़ियां, टैंक, तोप, हर तरह से ताइवान खुद को तैयार करने में लगा है और ये ताइवान के अंदर की लेटेस्ट तस्वीरें हैं। ये ताइवान के शिंचू शहर में तैनात फ्रांस के मिराज फाइटर जेट है। ताइवान की सुरक्षा में तैनात ये विमान भी चीन की किसी भी गुस्ताखी का जवाब देने के लिए लगातार सैन्य अभ्यास में शामिल है। युद्ध अभ्यास के साथ साथ ताइवान के प्रीमियर ने चीन को कैसे धमकाया है, ये भी देखिए। 何必恶灵在我们的门口耀武扬威，而把国际最平缓的航道任意借由军演加以破坏，受到周边国家、全世界的谴责。我们呼吁中国把心力用来照顾人民，才是最重要。 आपने देखा कि ताइवान की तैयारी क्या है, लेकिन अब आपको ये भी दिखाते हैं कि आखिर इस वक्त ताइवान के अंदर क्या चल रहा है। ये ताइवान के शेयर मार्केट की तस्वीरें हैं, जिसमें अचानक गिरावट दर्ज की गई है। चीन की मिलिट्री ड्रिल की वजह से निवेशकों में काफी घबराहट है। अगर ताइवान पर हमला होता है तो ना सिर्फ ताइवान और चीन, बल्कि इन दोनों देशों के साथ पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर आघात होगा और इस बात का डर ताइवान के नागरिकों को भी है। 所以基本上经济应该是全球的目前的共同目标，对啊，所以基本上天天这样射也会影响到很多这种民生的这种经济的一个正常运行啊，对啊，因为这样再继续射下去，它导到这个晶片都没有了也不是办法。ताइवान के लोगों को इस वक्त अपने उद्योग धंधों की चिंता सता रही है। ताइवान पूरी दुनिया के लिए भी इसलिए जरूरी है क्योंकि ताइवान दुनिया के लिए सेमीकंडक्टर का हब है। सेमीकंडक्टर के मामले में दुनिया की राजधानी है। सेमीकंडक्टर मार्केट शेयर का 63% हिस्सा ताइवान का है। ताइवान में अगर कुछ होगा तो ये सारी चीजें नहीं बन पाएंगी। ताइवान पर दुनिया की दिग्गज कंपनियां निर्भर करती हैं। ताइवान की TSMC कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनी है। एप्पल, क्वालकॉम, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, इंटेल जैसी कंपनियां इसकी क्लाइंट हैं। रूस और यूक्रेन जंग के कारण दुनिया के सामने गेहूं का संकट खड़ा हुआ है। उसी तरह से अगर ताइवान और चीन के बीच युद्ध होता है तो कंप्यूटर, स्मार्टफोन, ऑटोमोबाइल कंपनियों पर संकट आ जाएगा।
साथ ही नई कारों, स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रोडक्शन ठप पड़ सकता है। सबसे बुरा असर पड़ेगा कार मार्केट पर, जिसमें औसतन 1400 सेमीकंडक्टर लगते हैं। TSMC ने चेतावनी भी दी है और कहा भी है कि अगर ताइवान पर चीन का हमला हुआ तो सबसे एडवांस चिप फैक्ट्री काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि हम ग्लोबल सप्लाई चेन पर निर्भर हैं। ये दुनिया में आर्थिक तबाही लेकर आएगा। We have seen the success of their semiconductor businesses and the rest, and we learned from their business people about how they developed that success and how we can work together to spread prosperity. उधर नैन्सी की यात्रा को लेकर चीन का गुस्सा ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा है। चीन ने ताइवान के 100 से ज्यादा फूड ब्रांड्स पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी है। ताइवान की चाय और शहद पर चीन ने बैन लगाने की तैयारी कर ली है। ताइवान चीन को 3200 फूड प्रोडक्ट्स निर्यात करता है, लेकिन करीब 2066 फूड प्रोडक्ट्स पर प्रतिबंध की तलवार लटक रही है। ताइवान ने पिछले साल चीन को 44 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के पेस्ट्री का निर्यात किया था, लेकिन इस साल की पहली छमाही के दौरान केवल $10 मिलियन सरकारी आंकड़ों से पता चला। इसी तरह मछलियों और फलों के आयात पर भी चीन बैन लगा चुका है। इस बैन से ताइवान को झटका लगा है। कुल मिलाकर यूक्रेन युद्ध के बाद चीन और ताइवान का युद्ध भी दुनिया को एक बहुत बड़े संकट की तरफ ले जाने वाला है। अगर ये युद्ध हुआ तो दुनिया कई साल पीछे चली जाएगी। बिहार के मुंगेर से एक डराने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें एक बच्ची ट्रेन पर चढ़ने के दौरान फिसलकर नीचे गिरती दिखाई दी। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें वो बच्ची ट्रेन की सीढ़ियों से फिसलकर प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच फंसती दिखाई दी। सामने आए वीडियो में बच्ची खड़ी ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करती नजर आई, लेकिन इससे पहले कि वो ट्रेन पर चढ़ पाती, ट्रेन धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने लगी, जिसके बाद बच्ची ट्रेन पर चढ़ने के लिए ट्रेन के साथ पैदल पैदल चलने लगी, लेकिन वो ट्रेन पर नहीं चढ़ पाई और ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली, जिसके बाद उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो फिसलकर प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच फंस गई। हालांकि जैसे ही बच्ची नीचे गिरी, वहां मौजूद लोग उसे बाहर निकालने लगे और तभी वहां आरपीएफ की एक महिला कांस्टेबल भी पहुंच गई और सबने मिलकर बच्ची को बाहर निकाल लिया। गनीमत रही कि सही समय पर लोगों ने बच्ची को बाहर निकाल लिया और उसकी जान बच गई। कुछ ऐसे हथियार होते हैं जो युद्ध का नतीजा तय कर देते हैं। ऐसा ही एक हथियार यूक्रेन के पास भी है, जिसने रूस को बहुत जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। रूस के हथियार से यूक्रेन रूस पर वार कर रहा है। BM-27 यूरेगन। क्यों ये रॉकेट लॉन्चर यूक्रेन की युद्ध भूमि में बेहद अहम भूमिका निभा रहा है? ये रॉकेट लॉन्चर रूस के पास भी है, इसको बनाया भी रूस ने ही है, तो ये यूक्रेन के हाथ कैसे लग गया? आखिर कैसे यूक्रेन रूस के बनाए हुए रॉकेट लॉन्चर से रूस की फौज को टारगेट करने में कामयाब हो गया? यूक्रेन के अंदर खार्किव में यूक्रेन की फौज यूरेगन रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल रूस के खिलाफ कर रही है। अमेरिका की तमाम कूटनीति के बावजूद भी यूरोप और एशिया के बीच बेहद अहम सामरिक लोकेशन पर मौजूद तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन खुद रूस जाकर पुतिन से मुलाकात कर रहे हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने पूरे 1 मिनट का वीडियो जारी किया है और इस वीडियो में रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जबरदस्त गन बैटल की बहुत क्लोज तस्वीरें हैं।
ये पूरा वीडियो आपको विस्तार से दिखाएंगे और समझाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं युद्ध भूमि से आए बेहद खतरनाक और खौफनाक तस्वीरें। अगस्त के महीने में हफ्ते की शुरुआत में ही रात के वक्त रूस की फौज क्राइमिया से 40 गाड़ियां, युद्ध के हथियार और रॉकेट स्पेशल ट्रेन के जरिए खेरसोन को भेज रही थी। इसकी जानकारी यूक्रेन की फौज को लग गई थी और यूक्रेन ने अपनी हाइमर्स यानी हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम की मदद से स्पेशल ट्रेन पर हमला कर दिया। ये हमला ब्राय लिविका स्टेशन पर किया गया, जिसमें कुल 80 रूसी लड़ाके मारे गए और 200 घायल हो गए। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां एनआईए ने दिल्ली के बटला हाउस से आईएसआईएस से जुड़े एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी पर आईएसआईएस का ऑनलाइन प्रोपेगेंडा चलाने का आरोप है। पकड़े गए आरोपी का नाम मोहसिन अहमद है, जो बिहार का रहने वाला है और दिल्ली के बटला हाउस इलाके में रह रहा था। एनआईए को जांच के दौरान मोहसिन की सोशल मीडिया पर संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिली थी। आरोपी के आईएसआईएस का सक्रिय सदस्य होने की बात भी सामने आ रही है। लेकिन इस बीच हैरानी की बात यह है कि रूस को भारी नुकसान पहुंचाने वाले इस हथियार को बनाया रूस ने था, लेकिन इसका इस्तेमाल अब रूस पर ही हो रहा है। लेकिन आखिर ये हुआ कैसे? ये यूक्रेन के खार्किव की तस्वीरें हैं, जहां यूक्रेन के सैनिक रूस की फौज पर हमले की एक बड़ी तैयारी कर रहे हैं। यूक्रेन के सैनिकों ने यूरेगन रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को लोड किया और फिर उस लोकेशन पर गए जहां से रूसी ठिकानों पर टारगेट किया जाएगा। На ураження цілі військовослужбовці агресора в районі. Будемо працювати за способом повної підготовки. खार्किव के इन खेतों से मिसाइलें रूस के ठिकानों पर लॉन्च कर दी गई। Працювали ми на дальність 30 кілометрів. Результати ми знаємо. Я впевнений в своїх хлопцях, я впевнений в тому, що ми виконали вогневе завдання на відмінно. І результат, він завжди є. ये यूक्रेन की तैयारी और टारगेटेड अटैक की तस्वीरें हैं। इसके जवाब में रूस ने एकदम लाइव गन बैटल के फुटेज रिलीज किए हैं। रूस ने यह खुलासा नहीं किया है कि यह लड़ाई कहां पर लड़ी गई है, लेकिन तस्वीरें देखकर साफ है कि रूस के सैनिक अपनी जान ही बचा रहे हैं और यूक्रेन के सैनिकों पर हमले भी कर रहे हैं। यहाँ यूक्रेन की एक पोस्ट है और रूस के सैनिक इस पोस्ट पर किसी भी तरह कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए रूस के सैनिकों को अपनी जान से खेलना पड़ा है। रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये बयान जारी किया गया है कि रूस की फौजों ने टारगेटेड हमले करके यूक्रेन के 150 से ज्यादा लड़ाकों को मार गिराया है। Взят под полный контроль областной центр Херсон. Российскими подразделениями вооруженных сил. Взят под полный контроль областной центр Херсон. Российскими подразделениями вооруженных сил. Взят под полный контроль областной центр Херсон. Российскими подразделениями вооруженных сил. Взят под полный контроль областной центр Херсон. Российскими подразделениями вооруженных сил. Взят под полный контроль областной центр Херсон. Российскими подразделениями вооруженных сил. रूस के इन्हीं हमलों में यूक्रेन के सैनिक मारे जा रहे हैं और फिर उनके पार्थिव शरीर को यूक्रेन की राजधानी कीव लाया जा रहा है। कीव के अंदर शुक्रवार को सेंट्रल स्क्वायर पर 100 से ज्यादा यूक्रेन के सैनिक इकट्ठा हुए। 2 यूक्रेनी सैनिकों का अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें आम लोग भी शामिल हुए। यूक्रेन के इन मृत सैनिकों के परिजनों ने सबसे पहले श्रद्धांजलि दी। यूक्रेन के सैनिक भी अपने साथियों को अंतिम विदाई दे रहे थे। यूक्रेन के घर घर में इस वक्त ऐसा ही मातम है। Демонструємо усьому світу, хто ми є. Ми не є загарбниками. Ми не хочемо нести біль і страждання будь-кому, навіть Російської Федерації. Але в нас не залишається іншого шансу, іншої можливості, як крокувати
шляхом війни. І це не є наша мета, і це не є наше бажання. Бо ми хочемо повернутися до власних домівок і мирно вирощувати наших дітей. उत्तर प्रदेश की झांसी में एक चलती कार आग का गोला बन गई, जिसे देखकर लोग दहशत में आ गए। इस हादसे का जो वीडियो सामने आया उसमें कार बुरी तरह आग की लपटों में घिरी दिखाई दी, जबकि उससे निकलने वाला धुआं पूरे इलाके में फैलता दिखाई दिया। सड़क पर जलती कार को देखकर लोग खौफ में आ गए, जिसके बाद ट्रैफिक थम गया। कार में लगी आग इतनी भीषण थी कि उसके पास जाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। हालांकि वहां मौजूद लोगों ने कार में आग लगने की जानकारी तुरंत दमकल विभाग को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया। गनीमत रही कि इस हादसे में कार सवार सभी लोग सुरक्षित बच गए। रूस को भारी नुकसान पहुंचा रहा ये हथियार क्या है? क्या है ज़ेलेंस्की का ये बवंडर जिससे रूस है परेशान? देखिए रिपोर्ट। इस वक्त यूक्रेन के अंदर बहुत क्लोज फाइट हो रही है, यानी 40 किलोमीटर की रेंज में ही दोनों सेनाएं एक दूसरे पर वार पलटवार कर रही हैं। ऐसी स्थिति में दोनों ही सेनाओं को एक ऐसा रॉकेट लॉन्चर सिस्टम चाहिए जो 30 से 50 किलोमीटर की रेंज में हमला कर सके, और इसलिए यूक्रेन योरेगन मल्टीपल लॉन्चर का इस्तेमाल कर रहा है। योरेगन रॉकेट लॉन्चर का निर्माण साल 1974 में सोवियत संघ ने किया था। 1990 से पहले रूस ही सोवियत संघ था, और ये रॉकेट लॉन्चर बनाने की जरूरत रूस को इसलिए पड़ी क्योंकि उसके पास 100 से 150 किलोमीटर की रेंज में हमला करने के लिए मिसाइलें और रॉकेट मौजूद थे, लेकिन छोटे टारगेट पर निशाना लगाने के लिए उसके पास कोई वेपन नहीं था। इसलिए रूस ने इस खास मल्टीपल लॉन्चर सिस्टम को इजाद किया। योरेगन रॉकेट लॉन्चर को बनाने का असल मकसद था 70 किलोमीटर तक दुश्मन के टैंकों और दुश्मन के काफिले और दुश्मन के जवानों पर सीधा निशाना बनाना। योरेगन की सबसे बड़ी ताकत है इसकी मोबिलिटी, यानी इसको किसी भी दूसरे लोकेशन पर शिफ्ट किया जा सकता है और आसानी से टारगेट पर निशाना लगाया जा सकता है। इस पूरे सिस्टम में रेडार भी होते हैं, इसलिए रात में भी योरेगन का इस्तेमाल बहुत आसानी से किया जा सकता है। इस पूरी मशीन को इस्तेमाल करने के लिए जबरदस्त ट्रेनिंग की जरूरत होती है। यूक्रेन के जवान भी अब इस वेपन के इस्तेमाल में पारंगत हो चुके हैं। यही वजह है कि रूस के योरेगन लॉन्चर को यूक्रेन के सैनिकों ने अपने योरेगन लॉन्चर से तबाह कर दिया था। रूस और यूक्रेन के युद्ध में यह एक ऐसा हथियार है जो दोनों सेनाओं के पास है। इधर मध्य प्रदेश के श्योपुर में एक ट्रक सड़क से उतरकर खाई में पलट गया, जिसके बाद ट्रक ड्राइवर अंदर ही फंसा रहा, जिसे निकालने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। सामने आए वीडियो में ट्रक सड़क किनारे पूरी तरह पलटा दिखाई दिया, जबकि कुछ पुलिसकर्मी ट्रक के अंदर फंसे ड्राइवर को निकालने की कोशिश करते नजर आए, लेकिन उसे निकालना इतना भी आसान नहीं था क्योंकि ट्रक का दरवाजा अंदर से लॉक था और ड्राइवर को काफी चोट आई थी। हालांकि इसके बावजूद पुलिस वालों ने हार नहीं मानी और उसे निकालने का काम शुरू किया गया। सबसे पहले ट्रक के शीशे को तोड़ा गया और फिर अंदर ड्राइवर को निकालने की कोशिश शुरू हुई। काफी देर की मेहनत के बाद ड्राइवर को निकालकर अस्पताल भेजा गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। रूस यूक्रेन जंग में अब दोनों तरफ से लाशों का बोझ बढ़ रहा है, लेकिन कामयाबी किसको मिलेगी ये फैसला अभी तक नहीं हो पाया।
ये वो तस्वीर है जिसमें यूक्रेन ने रूस के यूरेगन रॉकेट लॉन्चर को तबाह कर दिया था। रूस के पास 700 से ज्यादा यूरेगन रॉकेट लॉन्चर्स हैं, लेकिन यूक्रेन के पास ऐसे ही 70 यूरेगन रॉकेट लॉन्चर्स हैं। पहले यूरेगन रॉकेट लॉन्चर सिस्टम पूरी तरह से सोवियत रूस के ही एसेट थे, लेकिन जब सोवियत संघ का विभाजन हुआ तब यही रॉकेट लॉन्चर्स रूस से टूटे हुए देशों की सेना में भी शामिल किए गए। जैसे सोवियत संघ का ही हिस्सा रहे बेलारूस के पास 72 यूरेगन रॉकेट लॉन्चर्स हैं। इसी तरह मालदोवा के पास 11, कजाकिस्तान के पास 180, किर्गिस्तान के पास 6, तुर्कमेनिस्तान के पास 7 और उज्बेकिस्तान के पास 48 यूरेगन रॉकेट लॉन्चर हैं। बड़ी बात यह है कि अब रूस के ही बनाए हुए हथियारों से यूक्रेन रूस पर वार कर रहा है। यूरेगन का मतलब होता है बवंडर या तूफान, और रूस का ये बवंडर अब रूस पर ही कहर बनकर फूट रहा है। दूसरी तरफ रूस सबसे ज्यादा हमले इस वक्त यूक्रेन के मिकोलाइव शहर पर कर रहा है। सामरिक नजरिए से ईस्ट यूक्रेन में ये शहर इसलिए बेहद अहम है क्योंकि ये खेरसोन और ओडेसा दोनों के बीच में मौजूद है। रूस ने इस शहर पर कब्जा करने के लिए 26 फरवरी के बाद से 10 से ज्यादा हमले किए थे, लेकिन इन हमलों के बाद भी रूस को इस शहर पर कब्जा नहीं मिल सका क्योंकि यहाँ के मेयर और यहाँ के आम नागरिकों ने बहुत बहादुरी से रूस का मुकाबला किया। लेकिन अब रूस यहाँ पर मिसाइलों से हमले करके तबाही मचा रहा है, जिसका कोई जवाब यूक्रेन के पास नहीं है। Там оце зараз там воно і школа згоріла, там і те саме. І дома погоріли, там не погоріли, повибивало все. Ну, зараз там вон 2 дома теж чи згоріли до краю, я не знаю. सबसे बड़ी बात यह है कि मिकोलाइव के इलाके में रूस के समर्थक भी मौजूद हैं, जो रूस की फौज को इनपुट दे रहे हैं, और इसी वजह से मिकोलाइव के अंदर रूस की फौज सटीक निशाने लगाने में कामयाब हो रही है। यूक्रेन के अधिकारियों ने रूस के इन समर्थकों की तलाश शुरू कर दी है। यूक्रेन मिकोलाइव में जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार हो रहा है। Правоохоронні органи, в принципі, вели цю роботу на дуже високому рівні. Зараз збільшилось. Тільки за тиждень там 4 людини заарештували. І ще в роботі багато. Це одна з причин, через що будуть запроваджені комендантські години для відпрацювання. Але не тільки. कुल मिलाकर इस जंग में अब दोनों तरफ से लाशों का बोझ बढ़ रहा है, लेकिन कामयाबी किसको मिलेगी ये फैसला अभी तक नहीं हो पाया है। मध्य प्रदेश के खरगोन से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें कुछ लोग चोरी के आरोपी एक लड़की को बुरी तरह पीटते दिखाई दिए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सामने आए वीडियो में कई लोग उस लड़के को जमीन पर लिटाकर बुरी तरह पीटते दिखाई दिए। लड़का पिटाई कर रहे लोगों से छोड़ने की गुहार लगाता रहा, लेकिन उन्होंने उसकी एक न सुनी और उसे लगातार पीटते रहे। कुछ लोग तो पैरों और डंडों से भी उसकी पिटाई करते नजर आए। बताया गया कि जिस लड़के की पिटाई की गई उसे एक कंपनी में चोरी करते हुए पकड़ा गया था, जिसके बाद नाराज कंपनी के कर्मचारियों ने उसकी पिटाई की। हालांकि पिटाई के बाद उसे छोड़ दिया। राजस्थान में लंबे वायरस का आतंक अब सिर्फ गायों तक ही सीमित नहीं रह गया, बल्कि इंसानों तक पहुंच गया है। कई जगहों पर गायों के लंपी वायरस की वजह से बीमार होने की अफवाह की वजह से लोगों ने दूध खरीदना बंद कर दिया है। जोधपुर के आसपास कुछ गांव में लोग गाय के दूध की बजाय डिब्बा बंद दूध खरीद रहे हैं। लोगों को ये डर सता रहा है कि गायों की ये बीमारी दूध पीने से कहीं उन्हें ना हो जाए। इसी बीच केंद्रीय पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला हालात का जायजा लेने के लिए जयपुर पहुंचे। महाराष्ट्र के नासिक में भीषण आग ने जमकर तांडव मचाया। आग इतनी ज्यादा भीषण थी कि उसे बुझाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी, जिसके बाद आग के तांडव को शांत किया जा सका। नासिक के द्वारका इलाके के कबीर नगर झोपड़पट्टी में लगी आग को देखकर आसपास के लोग खौफ में आ गए।
भीषण आग के बीच वहां घरों में रखे सिलेंडर फटते नजर आए। झोपड़पट्टी में लगी आग को बुझाने के लिए दमकल कर्मी कड़ी मेहनत करते दिखाई दिए, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि उसे तुरंत बुझा पाना संभव नहीं था। पर दमकल कर्मियों ने हार नहीं मानी और आग को बुझाने में जुटे रहे। आग ने देखते ही देखते ऐसा कहर बरपाया कि पूरा इलाका काले धुएं से भर गया। हालांकि काफी देर की मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। कॉमनवेल्थ गेम्स में शनिवार भारत के लिए अब तक का सबसे शानदार दिन रहा। कुश्ती में रवि दहिया, विनेश फोगाट और नवीन ने स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। कुश्ती में अब तक भारत को कुल 6 गोल्ड मेडल मिल चुके हैं और इसके साथ ही भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स में कुश्ती में सबसे ज्यादा गोल्ड जीतने का रिकॉर्ड भी बनाया है। इससे पहले शुक्रवार को बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में कुश्ती में भारत को बजरंग पुनिया, दीपक पुनिया और साक्षी मलिक ने भी गोल्ड मेडल दिलाया था। वहीं पूजा गहलोत ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। इसके अलावा पैरा टेबल टेनिस में भाविना को स्वर्ण पदक मिला। 10,000 मीटर पैदल चाल में प्रियंका, 3,000 मीटर स्टीपल चेज में अविनाश साबले और लॉन्ग बॉल में पुरुष टीम ने रजत पदक जीता है। उधर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। इस दौरान कार्यकर्ताओं में लात घूंसे चलने लगे। इस मारपीट में कुछ कार्यकर्ता चोटिल भी हो गए। इस दौरान पहले आपस में बहसबाजी हुई, फिर लात घूंसे चलने लगे। सिरमौर के नाहन में मौका था कांग्रेस की रोजगार संघर्ष यात्रा का। इस दौरान क्षेत्र के नेता शक्ति प्रदर्शन दिखा रहे थे, तभी कार्यकर्ताओं की भिड़ंत हो गई। बताया गया कि नाहन में ये झगड़ा कांग्रेस नेता इकबाल चौधरी और अजय सोलंकी के समर्थकों के बीच हुआ। प्रतिस्पर्धा चलती है, मगर इस पे हम पार्टी की जो हमारे वरिष्ठ नेता है वो इसमें संज्ञान लेंगे। दोनों गुटों में पहले से ही तकरार चली आ रही थी। इस बीच जब रोजगार संघर्ष यात्रा निकाली गई, तभी टिकट के दावेदार इकबाल चौधरी को उनके समर्थकों ने कंधे पर उठाया। तभी दूसरी तरफ टिकट के दावेदार अजय सोलंकी के समर्थक भड़क गए। देखते ही देखते दोनों ही नेताओं के समर्थकों के बीच मारपीट होने लगी। आईएसएफ के कांस्टेबल ने कोलकाता में भारतीय संग्रहालय में फायरिंग कर दी, जिसमें उसके एक साथी की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया। सीआईएसएफ कांस्टेबल ने कोलकाता के भारतीय संग्रहालय के सीआईएसएफ बैरक में अपनी AK-47 से फायरिंग की। आरोपी सीआईएसएफ कांस्टेबल को कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना में एक सहायक उप निरीक्षक की मौत हो गई है और एक सहायक कमांडेंट रैंक का अधिकारी घायल बताया जा रहा है। फायरिंग की वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया। उधर जम्मू कश्मीर के रामबन से दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें भारी बारिश की वजह से पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा खिसककर सड़क पर आ गिरा। गनीमत ये रही कि इस घटना में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन जिस किसी ने भी इसे देखा उसकी रूह कांप गई। रोंगटे खड़े कर देने वाली इस घटना का जो वीडियो सामने आया, उसमें पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर गिरता दिखाई दिया। देखकर ऐसा लगा जैसे पूरा का पूरा पहाड़ ही नीचे आ गया हो। पहाड़ों से जब मलबा गिर रहा था, उस वक्त एक आदमी भी वहां खड़ा था। इस दौरान पहाड़ से भरभरा कर मलबा नीचे गिरने लगा। जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। पहाड़ से आए मलबे की वजह से वहां धूल का गुबार छा गया। इस घटना को देखकर वहां खड़े लोग दहशत से भर गए। मलबे के साथ कई पेड़ भी अपनी जगह से उखड़कर जमीन पर गिरते दिखाई दिए। सड़क का तो जैसे नामो निशान ही मिट गया। नोएडा में महिला से बदसलूकी का मुख्य आरोपी श्रीकांत त्यागी अब तक फरार है। पुलिस के मुताबिक आरोपी के करीबियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। आरोपी श्रीकांत के पास से कार भी बरामद की गई है, जिस पर फर्जी तरीके से सरकारी स्टिकर लगाया गया था। आरोपी श्रीकांत त्यागी की तलाश में पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है और जल्दी आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। आरोपी का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक महिला से बदसलूकी करता दिखाई दे रहा है। ताइवान को धमकाने के लिए चीन की ड्रिल जारी है। चीन की सेना ईस्टर्न थिएटर कमांड में ताइवान के पास युद्ध अभ्यास कर रही है। लाइव फायर ड्रिल के नाम पर जिस तरह चीन ताइवान को धमकाने और डराने की कोशिशों में लगा हुआ है, वो साफ देखा जा सकता है, लेकिन ताइवान झुकता नहीं दिख रहा। जिस जोन में चीन फायर ड्रिल कर रहा है, वो ताइवान की तटरेखा से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है। चीन के विमान पिंगटन आइलैंड के पास उड़ान भरते भी देखे गए हैं। नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के मुद्दे पर चीन के विदेश मंत्री का बयान भी सामने आया, जिसमें चीन के विदेश मंत्री ने अमेरिका से दूसरे देशों की क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने की बात कही है। तो वहीं चीन ताइवान के बीच जारी तनातनी पर अमेरिका भी अपनी पैनी नजर बनाए हुए है।
यूरोप में यूक्रेन जंग जारी है, लेकिन इस दौरान एशिया में भी एक नई जंग शुरू हो गई है। इजरायल ने गाजा पट्टी में मिसाइल अटैक कर नई जंग की शुरुआत कर दी है। हालांकि इस जंग की शुरुआत 120 साल पहले ही हो गई थी।